Hello everyone, this is Anjali Singh. In today's lecture we will discuss about loops. जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं लूप्स की, ओके। तो अब इस लेक्चर में देखेंगे हम लोग, पहले देखेंगे फॉर लूप क्या होता है, एग्जाम्पल देखेंगे उसके, एंड उसके बाद देखेंगे हम लोग व्हाइल लूप। व्हाइल लूप के बारे में जानेंगे किस प्रकार से उसका प्रोग्राम में यूज होता है, ओके। तो देखते हैं हमारा पहले फॉर लूप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जाम्पल, ओके। जैसा कि बात कर रहे हैं हम लोग फॉर लूप के बारे में, तो ये बहुत ही यूज होने वाला लूप है। इस लूप में सी के फॉर कीवर्ड का यूज होता है, मींस फॉर कीवर्ड का हम लोग इस लूप में यूज करते हैं, जैसा कि हम लोग फॉर लूप पढ़ रहे हैं, ओके। एंड इस लूप में जैसे कि हम लोग यूज करते हैं, तो इसमें तीनों भाग ही एक ही कोष्टक में लिखने होते हैं। तीनों भाग प्रोग्राम जो हम लोग क्रिएट करते हैं, तो इसके तीनों भाग एक ही कोष्टक में लिखने होते हैं, कॉमा लगा के, ओके। इस लूप की खासियत या विशेषता ये होती है कि जितने भी स्टेटमेंट होते हैं उन्हें फॉर लूप लिखने के बाद उसके नीचे मिडिल ब्रैकेट्स के एक ब्लॉक में लिखा जाता है, और ये स्टेटमेंट ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होता है जब फॉर कंडीशन उसकी ट्रू होती है, ओके। फॉर लूप का सिंटैक्स बहुत ही जो कि यूजफुल है, आप देख सकते हैं फॉर लूप का सिंटैक्स के बारे में देखें। जैसा कि इसमें लिया गया है फॉर इनिशियलाइजेशन कॉमा कंडीशन टेस्ट कॉमा स्टेप साइज या पार्ट, ओके। एंड इसमें किया क्या गया हम लोगों ने, जब फॉर लूप का एग्जीक्यूशन होता है तो सबसे पहले लूप का वेरिएबल इनिशियलाइज होता है, ओके। देन कंडीशन चेक होती है, यदि कंडीशन ट्रू होती है तो प्रोग्राम कंट्रोल फॉर लूप के स्टेटमेंट ब्लॉक में जाता है और वहाँ से स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होता है। क्या समझ रहे हैं इससे आप? जब हमारा वेरिएबल इनिशियलाइज होता है और फिर कंडीशन चेक होती है, पहले हमारा वेरिएबल इनिशियलाइज होता है, देन कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन हमारी ट्रू है तो प्रोग्राम कंट्रोल फॉर के स्टेटमेंट ब्लॉक में जाता है और वहाँ से स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन करता है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा प्रोग्राम स्टेटमेंट ब्लॉक में नहीं जाता है, ओके। जैसे कि हम लोग डायग्राम देख सकते हैं फॉर लूप का, तो पहले स्टार्ट हुआ, देन इनिशियलाइज हुआ, उसके बाद कंडीशन चेक हुई हमारी। जैसा कि अभी ऊपर हम लोगों ने बताया कि पहले कंडीशन चेक करता है कि हमारी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ओके। अगर कंडीशन ट्रू होती है हमारी तो स्टेटमेंट ब्लॉक में जाता है, कंडीशन ट्रू होती है तो वापस स्टेटमेंट ब्लॉक में जाता है और सभी स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन करने के बाद स्टेप साइज पार्ट का एग्जीक्यूशन करता है। जैसे कि ये हमारी कंडीशन चेक हुई, ट्रू है कि फॉल्स है, ओके। इसके बाद कोन इनसाइड लूप अपडेट काउंटर स्टॉप, ओके। इस प्रकार से इसका डायग्राम क्रिएट होता है हमारे सी लैंग्वेज में। एंड कुछ स्टेप्स दिए गए हैं हमारे, तो इनके थ्रू समझते हैं। जैसे कि जब फॉर लूप का एग्जीक्यूशन होता है तो सबसे पहले लूप का वेरिएबल इनिशियलाइज होता है, ओके। पहले हम लोग वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, इसके बाद जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये पहले हम लोग वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, देन फिर कंडीशन चेक होती है, हमारी कंडीशन चेक होती है। फिर यदि कंडीशन ट्रू होती है तो प्रोग्राम कंट्रोल फॉर लूप के स्टेटमेंट ब्लॉक में जाता है और वहाँ स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन करता है, ओके। एंड जब फॉर लूप स्टेटमेंट ब्लॉक के सभी स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन कर देता है तो ब्लॉक से बाहर आने से पहले लूप के स्टेप साइज पार्ट का एग्जीक्यूशन करता है, ओके। जैसे कि बताई गई साइज के अनुसार वेरिएबल का मान इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करता है, ओके। वेरिएबल का मान इंक्रीमेंट करता है या डिक्रीमेंट करता है हमारे सी लैंग्वेज के लूप्स में, फॉर लूप में, ओके। एंड फिर से वो कंडीशन चेक करता है, यदि कंडीशन ट्रू होती है तो वापस स्टेटमेंट ब्लॉक में जाता है और कंडीशन मीन्स और सभी स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन करने के बाद वापस स्टेप साइज पार्ट का एग्जीक्यूशन करता है, ओके। वापस से स्टेप साइज पार्ट का एग्जीक्यूशन करता है। ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि फॉर लूप की कंडीशन सत्य नहीं रहती है, मतलब कि जब तक हमारा फॉर लूप की कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती है तब तक हमारा ये स्टेटमेंट चलता रहता है। लूप का इनिशियलाइजेशन केवल एक ही बार होता है, जब पहली बार प्रोग्राम कंट्रोल फॉर लूप में जाता है, एंट्री करता है। फॉर लूप का एग्जीक्यूशन हमेशा इसी क्रम में होता है, ओके। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं एक प्रोग्राम से,
ओके तो ये है हमारा प्रोग्राम। पहले हम लोगों ने लिया हेडर फाइल का यूज किया, हैश इंक्लूड stdio.h, इंट मेन लिया, उसके बाद इंट की वैल्यू आई ली। ओके फॉर में क्या किया हम लोगों ने आई इक्वल टू ए ले लिया, आई इज लेस देन इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस किया, उसके बाद प्रिंटफ में परसेंटेज डी एन कॉमा आई ले लिया, रिटर्न में 0। इसको कैसे किया गया? सबसे पहले हमने इसमें इंट प्रकार का एक वेरिएबल ले लिया जो कि ये लिया है। ओके उसके बाद इस प्रोग्राम में गिनती का प्रारंभिक मान 1 मीन्स ये हो गया हमारा 1। ओके 1 ले लिया। उसके बाद हम लोगों ने आई का प्रारंभिक मान आई इक्वल टू 1 कर दिया है, जैसा कि ये देख सकते हैं आप। ओके एक सेकेंड, ये देख सकते हैं आप, आई इक्वल टू 1 कर दिया कि ये प्रोग्राम के इनिशियल पार्ट का डिक्लेरेशन है। ओके प्रिंट होने वाली गिनती का अधिकतम मान 3 है हमारा। ओके सबसे ज़्यादा मान मैक्सिमम मान, इसलिए कंडीशन के रूप में हम ये कह सकते हैं कि लूप तब तक चलना चाहिए जब तक कि हमारा मान आई इक्वल टू 3 ना आ जाए। ओके इसलिए हम इसी गणितीय रूप में i इज लेस देन इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, जैसा कि ये लिखा हुआ है। ओके ये एक्सप्रेशन प्रोग्राम को ये बताता है कि कंडीशन तब तक ट्रू रहेगी जब तक कि हमारा i का मान 3 से कम या 3 के बराबर नहीं हो जाता है। ये इस प्रोग्राम के कंडीशनल पार्ट का डिक्लेरेशन है। ओके ये कंडीशन बताती है कि ये लूप तब तक चलेगा जब तक हमारा i का मान हमारा 3 या 3 के बराबर नहीं हो जाता है। ओके 3 या 3 के बराबर नहीं हो जाता है हमारा i का मान। उसके बाद इस प्रोग्राम में हर पहली संख्या हर दूसरी संख्या से बड़ी है, इसलिए लूप के स्टेप साइज पार्ट में हमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करना होगा और साथ ही हर संख्या एक के क्रम में बढ़ती रहेगी। ओके जैसे कि पहले 1 थी, फिर 2, फिर 3 ऐसे होती जाएगी। इसलिए हमें वेरिएबल के मान को हर इटरेशन में एक क्रम में बढ़ाना होगा। इसे गणितीय रूप से i इक्वल टू आई प्लस 1 या i प्लस प्लस भी कह सकते हैं। ओके i इक्वल टू 1 या i प्लस प्लस भी कह सकते हैं। ये प्रोग्राम के स्टेप साइज पार्ट का डिक्लेरेशन है। इस प्रोग्राम में हमें फॉर लूप के तीनों भाग प्राप्त हो गए जो कि इस प्रकार से दिए गए हैं। ओके जैसे कि हमारी ये कंडीशन दी गई है फॉर लूप की। फॉर लूप का स्टेटमेंट्स मीन्स इन तीनों को फॉर लूप में रख देते हैं, जैसे कि ये दिख रहा है हमारा i इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 3, i प्लस प्लस। जैसे कि हम लोगों ने अभी डिफिनीशन में पढ़ा था कि तीनों स्टेटमेंट तीनों कंडीशन एक ही साथ रख दी जाती है। ओके एक कोष्टक में या एक ब्रैकेट में रख देते हैं हम लोग। ध्यान देते हैं कि तीनों एक्सप्रेशन अलग अलग हैं, इन्हें सेमीकोलन में अलग अलग करके लिख गया है। ओके अलग अलग करके लिख दिया जाता है, जैसे कि हमारे ये सेमीकोलन दिख रहे हैं हर एक जगह पे ये। ओके एंड इसमें होता है क्या, अब फॉर लूप का स्टेटमेंट ब्लॉक लिखना है। i का मान क्रम से एक एक बढ़ रहा है, इसलिए स्टेटमेंट ब्लॉक में यदि i का मान प्रिंट कर दिया जाए तो हमें हमारा आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। इसे हम एक के बाद एक लिख सकते हैं, जैसा कि हमने ये दिया है आपको कि प्रिंटफ परसेंटेज d, उसके बाद i लिखा है कॉमा लगा के। ओके तो इससे क्या होता है, एंड इसमें एक चीज़ और है, इस प्रोग्राम में पहला अंक प्रिंट होने के बाद दूसरा अंक अगली लाइन में प्रिंट होना चाहिए। इसलिए हम नई लाइन के लिए एक न्यू लाइन स्टेटमेंट और लिखना होता है, जैसे कि हम लोगों ने अभी आप लोगों को बताया नहीं था न्यू लाइन स्टेटमेंट, इसलिए हम लोगों ने न्यू लाइन के लिए एक स्टेटमेंट ले लिया। ओके न्यू लाइन स्टेटमेंट लिखा, साथ ही ये स्टेटमेंट भी फॉर स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर ही लिखना है, जो कि हम लोगों ने ये लिख दिया है ऐसे करके n को। ओके न्यू लाइन के लिए जैसे प्रोग्राम कंट्रोल एक इटरेशन के बाद दूसरे इटरेशन के लिए जाए उससे पहले एक न्यू लाइन प्रिंट कर दे ताकि अगला अंक नई लाइन में प्रिंट हो। ओके जैसे कि पहले बार हुआ हमारा 1 तो सेकेंड बार हमारा हो 2 न्यू लाइन में। ओके जैसे कि हम प्रिंटफ फंक्शन के अंदर ही एक न्यू लाइन कैरेक्टर कांस्टेंट लिख देते हैं, जो कि हम लोगों ने ये लिखा है, या फिर एक और प्रिंटफ फंक्शन लिखकर उसे न्यू लाइन कैरेक्टर कांस्टेंट लिख सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं हमारे, इसमें ये दिए गए हैं। ओके एंड इस प्रोग्राम में सबसे पहली बार फॉर लूप का एग्जीक्यूशन होता है तब i इक्वल टू 1 होता है। ओके
पहले होता है तो हमारा i इज इक्वल टू 1 हो जाता है, एंड तब हमारा, इसलिए कंडीशन ट्रू होती है क्योंकि i की वैल्यू 1 3 से छोटी है, इसलिए हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। ओके, फिर क्या होता है, i का मान इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाता है, फिर हो जाता है हमारा i इज इक्वल टू 2। ओके, प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है और आउटपुट की संख्या 1 प्रिंट हो जाती है हमारी। ओके, इसके बाद क्या होता है, प्रोग्राम हमारा कंट्रोल वापस हो जाता है, i का मान चेक करता है और प्रिंट कंडीशन वापस ट्रू हो जाती है, मतलब कि 2 भी हमारा 3 से छोटा है। ओके, इसलिए हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है, i का मान फिर से इंक्रीमेंट होता है और हमारी कंडीशन फिर से चेक होती है, तो हमारा i का मान 3 हो जाता है और हम लोगों को लाना था 3। अगर हम लोगों का i का मान 4 हो जाता है तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है। देन अगर हमारी i का मान 4 हो जाता है, इंक्रीमेंट होकर 4 हो जाता है, जैसे ही i का मान 4 होता है फॉर कंडीशन फॉल्स हो जाती है और प्रोग्राम कंट्रोल फॉर स्टेटमेंट ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है, बिल्कुल सीधे गेट ch फंक्शन पर पहुंचकर आउटपुट को प्रिंट कर देता है। ओके, तो ऐसे हुआ हमारा प्रोग्राम, इसका आउटपुट आता है, प्रिंट कर देता है। पहले हमारी i की वैल्यू हुई थी 1, फिर हुई थी i की वैल्यू 2, फिर हुई थी i की वैल्यू 3, तो आउटपुट आता है हमारा 1 2 3। ओके, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं।